हेलो एवरीवन। तो अब तक में आपने ये डिस्कस कर लिया है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है। मींस लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दो टाइप का था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो दोनों रूल्स था इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया था डाल्टन साहब ने, और जो एक्सप्लेन करने में जो उन्होंने थ्योरी दिया था उस थ्योरी को हम कह दिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मीन्स एटम के बारे में अच्छा खासा थ्योरी लिखा है, वो थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एवरी मैटर इज अ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब ये हुआ कि एटम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर के एक बड़ा सा मैटर बनता है। मतलब ये हुआ कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पे इन्होंने कहा था जो पार्ट होता है उसको एटम कहते हैं। तो ये एक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लूँ कि अगर H एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट मिल करके H2O बनता है, तो ये आप जानते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है, मीन्स केमिकल रिएक्शन है। तो अगर ये आप जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये एक्चुअली में इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। मतलब ऑक्सीजन ना तो लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, ऑक्सीजन जैसे था वैसे ही है। मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता, एटम कंजर्व रहेगा उसी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे इन्होंने ये रूल्स कहा था। और थर्ड रूल्स इन्होंने कहा था ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आयरन एलिमेंट है तो आयरन एलिमेंट के अंदर जो भी आयरन का ही एटम प्रेजेंट होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसमें एल्युमिनियम का एटम प्रेजेंट होगा। तो मतलब ये हुआ कि जितना भी एलिमेंट, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि आयरन अगर कोई गिवन एलिमेंट आपने ले लिया, इस आयरन एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट होगा सभी एटम का जो मास होगा वो आइडेंटिकल होगा, साइज होगा आइडेंटिकल होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा सारे आयरन एलिमेंट का सेम होगा, सारे प्रॉपर्टीज। तो ये एक चीज़ है आपने देखा। और इनका अगला रूल जो था कि एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आयरन एलिमेंट है और इसके बगल में मैं एल्युमिनियम एलिमेंट ले लेता हूँ, तो अगर कहूँ कि आयरन एलिमेंट के अंदर तो आयरन का ही एटम प्रेजेंट होगा, एल्युमिनियम एटम के अंदर तो एल्युमिनियम एटम प्रेजेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसका एल्युमिनियम एटम में आयरन का एटम प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आयरन का जो एटम प्रेजेंट है आयरन एलिमेंट में, आयरन का जो मास होगा, आयरन एटम का जो मास होगा, आयरन एटम का जो साइज होगा और आयरन एटम का जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो डिफर होगा एल्युमिनियम एटम के मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी से। तो ये आपने समझा। जाहिर सी बात है, नेचुरली आप देखते हैं अगर आप खुद मान लेते हैं ए हैं और आपका फ्रेंड बी है, तो आपके अंदर जो आपका जो एटम है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो मास है, उसका साइज है, वो तो बी आपके फ्रेंड वाले एटम से तो डिफर होगा ना। तो वही चीज़ है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट साइज होगा, मास होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा उसके एटम्स का। तो ये आपने समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रूल्स उन्होंने दिया था एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब ये हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि H2 और O2 मिल करके वाटर कंबाइन फॉर्म होता है, एक कंपाउंड बनता है। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटम कंबाइन होकर के, ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के वाटर कंपाउंड बनता है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे वाटर जो कंपाउंड बना है यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होगा वो 2:1 का है। आप देख सकते हैं वाटर में एक्चुअली में रेशियो क्या है, वाटर में देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है 2:1 का है। मतलब ये हुआ कि जो एटम और एटम मिल करके जो कंपाउंड बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसमें जो है एटम का जो होगा, उस एलिमेंट का एटम का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। यानी वो जो फिक्स्ड होगा और तो और वो होल नंबर में होगा। यानी आपने ये देखा। अब आगे यहाँ पे मैं फिर से एक्चुअली में अगर बहुत नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे H2 का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके वाटर कंपाउंड बनाएगा। तो जो कंपाउंड में जो आपका जो देख सकते हैं, कंपाउंड में एक हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, इसका रेशियो आप देख सकते हैं 2:1 का है। मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर में आप देख सकते हैं, है ना, पॉइंट में नहीं है। तो वही चीज़ बोल रहा है। अब लास्ट यहाँ पे देखिए, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर मैं बोलूँ कि कोई गिवन कंपाउंड H2 एक गिवन कंपाउंड है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम जो है नंबर और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो फिक्स नंबर में है, कांस्टेंट नंबर में है। तो ये आपने देखा।
तो ये रूल्स था, 6 रूल्स दिए थे एक्चुअली में, आप यहाँ बढ़िया से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 रूल था, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया रूल्स था। अब ये समझते हैं कि इनके रूल्स में कुछ कमियां था, वो लिमिटेशन मीन्स ड्रॉबैक समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके रूल्स में आखिर क्या क्या कमजोरियां था वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन देखिए, डाल्टन स्टेट द एटम्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर इंडिविजिबल। मतलब ये कि एक्चुअली में उनके अनुसार जो था एटम्स जो था वो फंडामेंटल पार्टिकल्स था जो कि इंडिविजुअल था, मतलब अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उसको उन्होंने एटम जिसको बोला था, एटम को तो उनके अनुसार एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब एटम इंडिविजुअल इन नेचर का होता है। लेकिन ये गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी नो एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मतलब आज आप जान रहे हैं कि एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यहाँ पे बाहर में उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब एटम को भी फर्दर डिवाइड किया गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में। मतलब हुआ कि एटम पार्टिकल्स से भी छोटा कोई पार्टिकल्स है, यानी उनका रूल्स तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट उनका जो था, इनका ड्रॉबैक देखिए, द थ्योरी स्टेट्स द एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब कि उसको डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, ये गलत था। क्यों देख सकते हैं, दिस इज नो लॉन्गर ट्रू, वी टूडे नो दैट एटम्स आर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। यानी आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में सुना होगा, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर कोई सब्सटेंस को वहाँ पे न्यूक्लियर सब्सटेंस यानी न्यूक्लियर एलिमेंट के एटम्स को ब्रेक करवा करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है एटम को, तो मतलब एटम को क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि आज के डेट में तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता ना क्रिएट किया जा सकता है। तो ये आपने देखा, तो ये भी उनका ड्रॉबैक था। अब नेक्स्ट ड्रॉबैक पे चलते हैं। ये ड्रॉबैक देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। मतलब इनके अनुसार जो था आइडेंटिकल एलिमेंट का मास जो था सेम था। जैसे अगर बोलूँ इनके अनुसार जो था आयरन एलिमेंट का, तो आयरन एलिमेंट का जो इसके अंदर जो एटम होगा आयरन एटम ही प्रेजेंट होगा, तो जितना भी सारा आयरन एटम था सबका मास सेम था। लेकिन ये कुछ एलिमेंट ऐसे पाए गए, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के अंदर जो कार्बन का जो एटम होगा सभी एटम का मास अलग अलग नहीं था। जैसे एक कार्बन का जो मास है वो 12 है, तो एक कार्बन का मास 13 है, तो एक कार्बन का मास 14 है। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके अंदर जो उस एलिमेंट का एटम है, मीन्स अगर ये कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के अंदर जो कार्बन का एटम प्रेजेंट है तो सभी एटम का मास आइडेंटिकल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कार्बन एटम का मास 12 है, तो कुछ का 13 है, तो कुछ का 14 है। और ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप्स बोलते हैं, मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर सबका देखिए सेम ही होगा। एटॉमिक नंबर तीनों का तो 6 ही होगा क्योंकि ये कार्बन है, लेकिन मास देखिए सबका अलग अलग है। तो वैसा एलिमेंट जो सेम एटॉमिक नंबर का हो बट मास डिफर हो तो आइसोटोप कहलाता है। तो जब आइसोटोप का डिस्कवरी हो गया था, इस यहाँ पे देख सकते हैं, विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स दिस पॉइंट ऑफ पोस्टुलेट्स बिकम इनवैलिड। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच डिफर इन मास। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या था। यहाँ पे यूरेनियम का एग्जांपल दिया है। एक यूरेनियम का जो है मास होता है 235 और एक यूरेनियम का जो मास होता है वो होता है 238। ये एक्चुअली में न्यूक्लियर एलिमेंट है जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाता है, और इस न्यूक्लियर एलिमेंट से बहुत डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि आपने देखा था कि एटम को ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता ना ये मेड किया जा सकता। तो यहाँ पे ये इस एरोनियम एलिमेंट के अंदर जो यूरेनियम का एटम है इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये आपने समझा। ये ड्रॉबैक देखिए, इस ड्रॉबैक में ये कह रहा है कि डाल्टन्स थ्योरी क्लेम्स एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। इनके अनुसार तो जब डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आर्गन एलिमेंट है और यहाँ पे मान लेते हैं कि कैल्शियम एलिमेंट है, तो आर्गन एलिमेंट का और कैल्शियम एलिमेंट का जो जितना भी प्रॉपर्टी था होना चाहिए वो तो डिफर होना चाहिए, मास तो डिफर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्गन का मास 40 ग्राम है, तो कैल्शियम एलिमेंट का भी 40 ग्राम ही है मास। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में देखा जाए कि यहाँ पे
जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तो है, बट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हुए भी मास सेम है। तो एक्चुअली में डिफरेंट एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जो कि डिफ़र होते हुए भी उसका मास सेम है, लेकिन वो तो बोले थे कि पूरी तरह से अलग अलग कोई अगर एलिमेंट है, जैसे अगर ए और बी एलिमेंट अलग अलग है तो ए का अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ए का अलग मास होगा और बी का अलग मास होगा, जो कि सभी जगह कम्प्लीटली ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जबकि इस जब आगे डिस्कवरी कर लिया गया था किसके, तो आइसोबार को। आइसोबार मतलब होता है, जब आपने देखा आइसोबार मीन्स होता है जैसे ऑर्गन, और अभी कैल्शियम मैंने समझाया तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था, एक्चुअली में 18 होता है एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन मास दोनों का 40। यानी वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफर मास सेम हो तो आइसोबार कहलाता है। यानी जब आइसोबार का डिस्कवरी हो गया था तब पता चला कि एक्चुअली में अलग अलग एलिमेंट होते हुए भी उसका मास सेम हो सकता है, जो कि ये डाल्टन्स थ्योरी को इनवैलिड करता है। अब आगे यहाँ पे देखिए, एज पर थ्योरी एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब इस थ्योरी के अनुसार जो है एक्चुअली में जो एटम कंबाइंड होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होकर के वाटर कंपाउंड बनाता है, तो इस वाटर में एक्चुअली में जो हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होगा वो 2:1 का है, जो कोई होल नंबर में है, जो कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक्चुअली में कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो एटम से मिलके जो बना है कंपाउंड, उस कंपाउंड में एक्चुअली में एटम का जो रेशियो होगा वो फ्रैक्शन में भी है, होल नंबर में नहीं है। तो ऐसा ये कहाँ से, किस प्रोसेस से होता है, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंसेप्ट है जो कि हायर क्लासेज में आपको पढ़ने हैं, वहाँ आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये जान लें कि इस बेसिस पे होल नंबर में हमेशा नहीं होता है, कुछ रेशियो जो एटम का होता है वो फ्रैक्शन में भी होता है। आगे वाला यहाँ पे देख सकते हैं, द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स, इट फेल्स टू डिफ्रेंशिएट अमंग द चारकोल, ग्रेफाइट और डायमंड। मतलब ये कि एक्चुअली में एलोट्रॉप के बारे में इन्होंने कोई ऐसा रूल्स नहीं बोला कि एलोट्रॉप में तो अलग अलग, जैसे कार्बन का एलोट्रॉप एक चारकोल होता है, एक आपने देखा ग्रेफाइट होता है और एक आपने देखा डायमंड होता है, तो सभी तो कार्बन एलिमेंट का ही है, ये कार्बन एलिमेंट से ही ये है, यानी कार्बन का ही एलोट्रॉप है ये, लेकिन तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तीनों का अलग अलग बिहेवियर है। मतलब इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। तो एक्चुअली में ये भी ऐसे में फेल हो गया, इसका कुछ रूल्स ऐसे हैं जो उनका फेल हो गया, लेकिन कुछ रूल्स उनका सही था, मेरिट्स भी था, जो कि वो मेरिट्स, 2 मेरिट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दोनों रूल को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, यानी इस दोनों रूल पे वो फॉलो कर रहे थे। और ये देखिए, डाल्टन्स वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बनता है, उन्होंने ये डिफरेंस कर दिया था कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर के वाटर कंपाउंड बनता है, इन्होंने ये बताया था। तो ये कुछ इनके मेरिट्स थे, लेकिन ज़्यादातर उनका डिमेरिट्स था, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिमेरिट्स इसका। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको मैं यहाँ पे बढ़िया से आप देख लें, आप इसको रीड कर लें, पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अब MCQ लगाते हैं, MCQ लगाना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट MCQ देख लेते हैं, व्हाट इज़ एन एटम। तो आपको आंसर डायरेक्टली बता दूं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर, यही आंसर होगा। बिगेस्ट यूनिट तो होना नहीं है, तो इसलिए बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, हु केम अप विथ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एक्चुअली में किसने कहा था कि एक्चुअली में ऑल मैटर जो है एटम से मिलके बना है, तो एक्चुअली में डाल्टन साहब तो कह ही रहे हैं, और डेमोक्रिटस यहाँ पे, सॉरी डेमोक्रिटस होगा, तो डेमोक्रिटस साहब ने भी तो बोला था, जो कि उन्होंने एटोमोस वर्ड से लिया था, एटोमोस वर्ड से एटम वर्ड निकाले थे, जो कि एटम वर्ड क्यों बोले थे, क्योंकि सारे मैटर को, जो मैटर जो है वो एटम से ही मिलके बना है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच एटम्स इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम। तो आप देख सकते हैं ऑफ द एटम, सॉरी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, बट स्नो नहीं होगा। आपने देखा है कि एक्चुअली में आज के डेट में एक्चुअली में एटम को भी डिवाइड कर दिया गया, एटम पार्टिकल को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो ये चीज़ आपने देखा। अब आगे बढ़ रहे हैं, व्हेन डिड द डाल्टन डिस्कवर द एटॉमिक थ्योरी। तो इसने कब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो 1803 ईस्वी में। आगे बढ़ रहे हैं,
who lived from 460 370 BC was among the first to suggest the idea of the atoms। यानी पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने पहली बार जो है एटम के बारे में सजेस्ट किया था। तो आपको बढ़िया से पता है डेमोक्रिटस साहब ने क्या था, जो कि एटोमोस वर्ड से उन्होंने एटम वर्ड को निकाला था। जो एटम वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल, जो कि अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और जिसको उन्होंने एटम बोला था। अब यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द डेमोक्रेटिक आइडियाज़। यानी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के जो है इसमें से कौन फॉलो नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स, इन्होंने कहा था। एटम्स आर इंडिविजुअल, तो ये भी उन्होंने कहा था। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ब्रेक डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। एक्चुअली में ये भी उन्होंने कहा था कि एटम को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। लेकिन लास्ट वाला देखिए, एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन ए केमिकल रिएक्शन, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था। तो डी नंबर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनमें से कौन सा पार्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली नहीं है। मैं डायरेक्टली आंसर बोल दे रहा हूँ, एटम्स मोशन करते हैं ऑलवेज, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपको फॉलो करेगा उनकी थ्योरी पे। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंक्लूड विच आइडिया, एक्चुअली में इनके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार कौन सा आइडिया को आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर बोल दे रहा हूँ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल, तो ये आंसर होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किसी भी कंपटीशन में। देख सकते हैं ऑप्शन किस तरह से बनाए जाते हैं। अब तक में आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि एक्चुअल में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप अगर रियलाइज सच में हुआ है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। सपोर्ट किस फॉर्म में, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे सजेस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ आप सजेस्ट करें, और जहां तक संभव हो आप मेरी वीडियो को एक्चुअली में शेयर करके और बढ़ावा दें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।